वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाली वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आज के बाद कोशिश ये करेंगे कि रेगुलर क्लास हुआ करें। जिनको रेगुलर क्लास ले रही है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाली वीडियो को लाइक करें। देखिए, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। हाँ जा। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अर्थ होता है कि कोई भी ठोस है, उस ठोस के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग क्या कहलाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। कोई भी ठोस है, ठोस क्या हुआ? ठोस की बात की जाए तो कोई भी वस्तु जिसकी 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यह क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठोस। लंबाई हो, उसकी चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसमें 3 बातें हैं तो ठोस कहलाएगा। और उसके सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग क्या कहलाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन की बात करें तो कोई ठोस कितना स्थान घेरता है ना? कोई ठोस हवा में रखें किसी ठोस को तो वह कितना स्थान घेरता है, वो उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। तो पहले इससे संबंधित कुछ सूत्र हैं और हम उन सूत्रों को लिखेंगे और लिखते जाएंगे आप साथ ही साथ। पहले घनाभ के लिखेंगे, फिर घन के लिखेंगे, है ना? जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। तो घनाभ के लिखेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सभी विद्यार्थी लिखते जाएंगे और ऑनलाइन देखने वाले भी लिखते जाएंगे, क्योंकि लिखने से याद होता है। भले ही आपने पहले लिखे हो, याद करेंगे, एक बार लिखेंगे तो एक बार और याद होगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × H कोष्टक शुरू L + B। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर होगा 2 कोष्टक शुरू LV + BH + HL। घनाभ का आयतन होता है L × B × H। अगला आएगा घनाभ का विकर्ण होगा वर्गमूल में L² + B² + H²। ये तो घनाभ के हो गए 4। इसी प्रकार से 4 घन के होंगे। तो मैं कहूँ घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो घन की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4L²। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बातें नहीं करेंगे और लिखते जाएंगे आपस में, बातें नहीं होनी चाहिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6L²। और ये सूत्र लिखा रहे हैं वो सभी विद्यार्थियों को याद होने चाहिए, तभी समझ में आएगा। आगे होगा घन का आयतन। घन का आयतन होता है L³ और घन का विकर्ण होगा वर्गमूल में 3 और L।
याद रखना, कुछ विद्यार्थी यहाँ गलती कर जाते हैं, वर्गमूल में एल को लेंगे, वर्गमूल केवल 3 के ऊपर है, एल अलग है वर्गमूल से, ठीक है। और लिख लिया ना, लिखते जाओ, ये याद होने चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आप ढंग से सुनोगे तो सुनने मात्र से याद हो जाएंगे, और या फिर भी याद ना हो तो लिख लिख के 1-2 बार कोशिश जरूर करें। और ये सूत्र आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। 9th में भी मैंने बोला था, और कुछ सूत्र 8वीं क्लास में भी थे। इन चीज़ों को पढ़ के आए, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। 8वीं में भी पढ़ के आए हैं, घन और घनाभ का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कक्षा 9 में भी पढ़ के आए हैं। और 10वीं क्लास में क्या बताया गया है, 2 आकृतियों को जोड़ देंगे, तब आयतन ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। देखिए यहाँ 2 बातें ढंग से समझ लेंगे। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। देखिए यहाँ 2 बातें ढंग से समझ लेंगे। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि कोई भी ठोस है तो उसके आधार को शामिल नहीं किया जाएगा, है ना। क्षेत्रफल में उसके आधार को शामिल नहीं किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण का मतलब सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग। जैसे मैं बात की जाए, ये मेरा मार्कर है, वो बेलन के आकार का है। कैसे आकार का है, यदि मैं इसके निचले हिस्से को छोड़ दूं और इसके इस ऊपर के हिस्से को छोड़ दूं तो आधार यही तो हो जाएगा, नीचे का और ऊपर का। इसको छोड़ दिया जाए तो कैसा हो जाएगा जी, वक्र। कैसा रह जाएगा, और सभी की बात की जाए तो ये कैसा हो जाएगा, संपूर्ण, है ना। ये लिखा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कमरे में फर्श है और छत है, ये शामिल नहीं है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या भी बोल सकते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सूत्र होगा 2 × H कोष्टक शुरू L + B। समझ में आई बात। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 कोष्टक शुरू LB + BH + HL। घनाभ का आयतन LVH, कक्षा 8 से ही पढ़ के चले आ रहे हैं, LVH। और घनाभ का विकर्ण अंडरूट में L² + B² + H²। अब देखिए घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वही बात, इसमें नीचे का फर्श और ऊपर की छत शामिल नहीं होगी। और देखा जाए तो घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा, कोई भी बोलिए। घन और घनाभ में क्या अंतर होता है। अभी हाल घन की बात, घनाभ की बात चल रही है, अब घन की बात चल रही है। क्या अंतर होता है, के सभी पृष्ठ आयताकार होते हैं, जी बिल्कुल, और घन के सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं। जी हाँ। घनाभ और घन में बस केवल इतना सा ही अंतर है कि घनाभ के सभी पृष्ठ आयत के आकार के होते हैं और घन के सभी पृष्ठ वर्ग के आकार के। कैसे आकार के, वर्ग के आकार के। ऐसा समांतर षटफलक, ऐसा समांतर षटफलक जिसकी प्रत्येक फलक आयत के आकार का हो। समांतर षटफलक का अर्थ समझ रहे हो, 6 फलक होंगे। कैसे फलक होंगे, 6। और समांतर वाला कैसा होगा, बराबर। जैसे बात की जाए कमरा है तो जितनी बड़ी छत होगी उतना ही बड़ा क्या होगा, फर्श होगा। तो छत के समांतर कौन हो जाएगी, फर्श। इतनी बड़ी इधर की दीवार होगी उतनी ही बड़ी सामने की दीवार होगी, है ना। तो ऐसा समांतर षटफलक जिसकी प्रत्येक कोर या प्रत्येक फलक कैसा हो, आयत के आकार का हो, तो क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा। और ऐसा समांतर षटफलक जिसका प्रत्येक फलक वर्ग के आकार का हो, वह क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घन। देखिए यहाँ घन की चारों दीवारों की बात की जा रही है, तो घन का प्रत्येक दीवार होगी वो कैसी होगी, वर्ग के आकार की। कैसी होगी, वर्ग के आकार की। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो मैंने यहाँ भुजा को L से लिख लिया है, L²। और 4 की बात की जा रही है तो 4 का क्या कर देंगे, गुणा। तो 4L², 4 भुजाओं का क्षेत्रफल हो जाएगा या 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। और बात की जाए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ में घन की बात किया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन में कितने होंगे, ऐसे 6, क्योंकि इसमें संपूर्ण में बात की जा रही है तो फर्श भी शामिल होगा और नीचे का जो आधार होगा वो भी शामिल होगा। तो 6L²। और घन का आयतन L3, क्या होगा, L3। और घन का विकर्ण अंडरूट में 3L। ये 8 सूत्र घन और घनाभ से संबंधित हैं, लिख लो इनको। लिख लिया, अच्छे से याद रखने होंगे, ठीक। अच्छा आगे चर्चा की जाए
तो फिर निकालिए एग्जाम्पल नंबर 1 और बाकी के सूत्र जैसे जैसे आते जाएंगे और हम उनको लिखाते जाएंगे, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे बेलन के, लिखते जाइए बिना आवाज किए हुए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, ठीक है, 2 पाई RH। अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, गौर से समझना। इसी को कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले तो बेलन समझेंगे। बेलन क्या होता है, ये आकृति बनी हुई है कुछ इस प्रकार से, यह क्या कहलाएगी, बेलन। समझ सकते हैं बेलन का अर्थ तो? हाँ, मैं क्या हो गया, अच्छा आप ये चाह रहे हैं ऐसे लगा दो तो बेलन होगा। अरे अभी भी बेलन ही होगा, परेशान ना हो, है ना। अभी भी क्या होगा, आपकी सोच को समझ सकता हूं मैं। हाँ, मैं कहूं एक आयताकार पृष्ठ है, आयताकार पृष्ठ को अतिव्यापन करके मोड़ा जाए तो क्या बनेगा, बेलन बनेगा। क्या बनेगा, बेलन बनेगा। देखिए ये बात की जाए, ये पुस्तक है, अब इसका पृष्ठ देखा जाए, वैसे तो ये घनाभ के आकार किया है ना, ये पुस्तक कैसे आकार किया। अब मैं इसको आयत मानूं, है ना, कोई भी आयत मानूं और इसको अतिव्यापन करके मोड़ूं, क्या बन गया, बेलन बन गया, है ना। क्या बन गया, बेलन बन गया। समझ में आ रही है ना बात। कक्षा 8वीं में हमने 1-2 सवाल किए थे ऐसे संबंधित, है ना, कि आयताकार कागज को अतिव्यापन, बिना अतिव्यापन के मोड़ा जाए, है ना। अतिव्यापन का काट छाट नहीं करनी है, उसमें सीधा सीधा क्या करना है, मोड़ना है। ये आयत था, आयत को मोड़ा जाए तो क्या बन गया, बेलन बन गया। और इसमें संबंधित देखो, ये आयत था तो ये आयत की लंबाई थी और ये क्या थी, चौड़ाई। अब देखना, जैसे ये आयत था, ये इसकी लंबाई थी, ये चौड़ाई थी। इसको जब हमने मोड़ा तो जो आयत की लंबाई थी वो आज बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई। क्या हो गई, ऊंचाई। और जो कल को आयत की चौड़ाई बोल रहे थे, आज बेलन की यही क्या बन गई, पर्दी। क्या बन गई, अच्छा बेलन होगा, जो बेलन का निचला सिरा कैसा होगा, वृत्त के आकार का होगा। ये दूरी तो बात की जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, पर्दी बन जाएगी, ठीक है। तो बेलन के निचले सिरे और ऊपर का सिरा कैसा होता है, वृत्ताकार, है ना। बेलन कैसे बनेगा, एक आयताकार पृष्ठ को बिना अतिव्यापन के मोड़ा जाए तो आकृति प्राप्त होगी, वो क्या कहलाएगा, बेलन कहलाएगा। और जो नीचे का होगा वो कैसा होगा, वृत्त के आकार का, है ना। और ये इसकी लंबवत ऊंचाई क्या है, इसी को लंबवृत्तीय बेलन भी इसी को बोलते हैं, है ना। एक शब्द में सुनने को मिलेगा लंबवृत्तीय बेलन, तो यही होता है। अच्छा 2 पाई r का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, और बेलन का आधार कैसा है, वृत्त के आकार का। मैं कहूं बेलन के आधार की परिधि, देखना, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि इंटू h बोल सकता हूं, गलत तो नहीं लिखा है। बेलन के आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई RH, 2 पाई r इंटू, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक प्रश्न में किसी कहीं ऐसा होगा, बेलन की आधार की परिधि दी है और ऊंचाई दी है, वक्र पृष्ठ क्या कीजिए तो इंटू एस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अभी हाल मैंने अर्थ बताया था आपको कि वक्र में क्या होगा, निचला ढक्कन और ऊपर का ढक्कन शामिल, दोनों आधार होंगे वो शामिल नहीं होंगे। अच्छा, मैंने ये केवल ये इस भाग का क्षेत्रफल आया है कितना, 2 पाई RH, क्योंकि 2 पाई r तो ये बन रहा है, इधर देखेंगे और से 2 पाई r ये बन रहा है, ये वृत्त की परिधि बन रही है, ये कितनी 2 पाई RH। अब क्षेत्रफल की बात कितनी ऊंची है, h, उसका क्या कर देंगे, थोड़ा, तो ये वक्र निकला। क्या निकला। अब संपूर्ण की बात की जाएगी तो संपूर्ण में क्या होगा, निचला भी ढक्कन शामिल होगा और ऊपर का ढक्कन शामिल होगा। अच्छा, नीचे का ढक्कन शामिल होगा, ऊपर का, और निचला ढक्कन होता कैसा है, वृत्त के आकार का, क्योंकि क्या है ये बेलन, अभी हाल बात कर रहे थे, बेलन का निचला सिरा होगा वो कैसे आकार का होगा, वृत्त के आकार का। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r उसका है, क्या होता है, पाई r स्क्वायर। और एक नीचे का एक ऊपर का, कितने हो गए, 2, तो 2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्या ज्ञात कर रहे हैं हम नहीं बात समझ में आई, नहीं आई समझ में, देखिए पुनः सुनेंगे।
2 पाई आर एच था वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। क्या था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या था? अब इसको हमें संपूर्ण बनाना है, तो संपूर्ण कब बनेगा? तब नीचे का ढक्कन और ऊपर का ढक्कन दोनों जुड़ जाएंगे, तो ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ढक्कन कैसा है? वृत्त के आकार का, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कितने क्षेत्रफल हो गए उसके? तो जोड़ेंगे ना, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगी? 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई आर कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ? H प्लस, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? 2 पाई आर H प्लस आर का हो जाए आर प्लस H का हो। तो देखो लिखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस H। आगे लिखेंगे, बात नहीं, आगे लिखेंगे वेलन का आयतन, वेलन का आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसको क्या चेंज कर सकते हैं? इधर देखो, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वेलन के आधार का वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। और वेलन का वृत्त क्या होता है? आधार। तो मैं कह सकता हूं कि आधार का क्षेत्रफल इंटू एच, आधार का क्षेत्रफल इंटू एच। नहीं है ये बात समझ में? देखिए, ये तो पता है आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है, कक्षा 8 में और 9 में पढ़ के आए। वेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हुआ? और वृत्त क्या होता है वेलन में? वेलन का आधार होता है। क्या होता है? तो आधार का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ में आई बात? लिखो, अच्छा और भी देखो, अब शंकु के हैं लिखते हो, कभी भी लिखने हमें है। रुको, हाँ एक और लिख लो, चलो। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन पाई R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग इंटू एच। खोखले बेलन का आयतन पाई R1 का वर्ग माइनस, आवाज नहीं, देखिए ये समझो, खोखले बेलन का आयतन पाई R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग इंटू एच। कैसे होता है? खोखले बेलन का मतलब क्या हुआ? खोखले बेलन का मतलब होगा बेलन के अंदर बेलन, है ना? खोखला हो, कैसा हो? खोखला हो बेलन टाइप का ही, लेकिन खोखला हो, है ना? हाँ जी, जी बिल्कुल, ये बोला जाए। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण। पाइप के अंदर, एक बड़े पाइप के अंदर छोटे पाइप को फंसाया जाए, फिर उसको देखें तो क्या बन जाएगा? वो खोखला आयतन, खोखला बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब देखिए स्टंट की बात ना करेंगे, फिर कैमरा किस पर खड़ा होगा जब आप स्टंट की बात करोगे। हाँ, ये आपको जो कैमरा दिख रहा है ना, स्टंट अच्छा रुको, प्रैक्टिकल कराएंगे तो अच्छा। हमारे घर अभी फूकनी नहीं आई है, जल्दी तैयारी में आएंगी, साथ में बेलन भी आएगा। हाँ इधर देखो आपको, हाँ देखो बिल्कुल आएगा ये, अरे हाँ सब कुछ आएगा। देखो जब रोटी करने की मशीन आएगी तो सब कुछ आएगा, फूकनी भी आएगी, बेलन भी आएगा। परेशान ना हो आप, पहले पढ़ाई करें। इधर देखिए, बेलन का, खोखले बेलन का सही अर्थ ये हो जाएगा, बड़े बेलन के अंदर छोटा बेलन फंसाया जाए, फिर उसको देखा जाए तो खोखला बेलन हो जाएगा। अब हमें आयतन की बात करनी है, खोखले बेलन के आयतन की बात करनी है, तो यही तो होगा कि बड़े वाले बेलन में से छोटे वाले को घटा दिया जाए, ऐसा ही तो होगा।
बड़े वाले में से छोटे वाले को, अच्छा मैं कहता हूं बड़ी त्रिज्या को R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां लिखेंगे, यहां R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी कि R1 बड़ी है R2 से, ये बात सूत्र में लिखनी होगी आपको। अच्छा देखो, बड़े बेलन का आयतन की बात किया जाए तो बेलन का आयतन पाई आर उसका एच होता है, बड़ा है इसलिए यहाँ त्रिज्या क्या होगी R1, और यहाँ पाई R2 स्क्वायर, कुछ ऐसे ही तो होगा। हाँ, मैं पाए यहाँ से क्या ले लूँ, कॉमन, घटाएंगे तभी तो बढ़ेगा, बड़े में से छोटे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो पाई कॉमन ले क्या आएगा R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग, और एच भी दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन, तो इसलिए लिख दिया पाई R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग इंटू एच। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, पाई आर उसका एच होता है, खोखले विलन में क्या हो जाएगा, खोखले विलन में क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं में घटा देंगे बड़ी वाली में से छोटी वाली, तो पाई R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग इंटू एच। समझ में आई बात, लिखो। हाँ दे हाँ, ये बात समझ में आई, पाई R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग इंटू एच। देखिए बात की जाए तो स्थिति बदल गई है, और ये स्थितियां लोगों ने बदली। पहले लोग गाय को पालते थे और कुत्ता आवारा डोलते थे, आज के तारीख में कुत्ता पाल रहे हैं और गाय आवारा डुल रही हैं। हाँ, गांवों में भी ऐसा हो रहा है, शहरों में तो झेल रहे थे, गांवों में भी ऐसा हो रहा है, और तभी तो कोरोना लौट के आ रहा है, फिर भी नहीं आएगा तो कब आएगा, है ना। आगे अब बात की जाए शंकु की, क्या है की, शंकु, शंकु समझते हैं क्या होता है, अच्छा बड्डे वाली टोपी, या फिर अपने भुसके कूप के ऊपर जो टोपी रखते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण वही हो जाएगा ना, कैसी आकार की होती है वो, शंकु के। अच्छा आवाज नहीं, हाँ टोपा पे ना जाए, टोपा शंकु के आकार का नहीं हो सकता है, नहीं, टोपे से बात नहीं की जा रही, बात टोपी की जाएगी, बस वो क्या होगी, शंकु के आकार की, थोड़ा कुछ इस प्रकार से होती है। हाँ, आवाज नहीं करेंगे। देखिए ये शंकु है, और शंकु होगा जिसका निचला सिरा कैसा होगा, वृत्त के आकार का, कैसा होगा, वृत्त के आकार का, ठीक है, वृत्त के आकार का होगा, जिसमें यहाँ क्या होगा, केंद्र, क्या होगा, केंद्र होगा, और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, तो ये R होगी, और ये शंकु की क्या कहलाएगी, ऊंचाई, क्या कहलाएगी, ऊंचाई, और एक होती है तिर्यक लंबाई। देखिए कुछ विद्यार्थियों के डाउट क्लियर नहीं हो पाता, तिर्यक ऊंचाई और लंबाई क्या होती है, या ऊंचाई और तिर्यक लंबाई में क्या अंतर है, एक समझते हैं, एक नहीं, तिर्यक का मतलब तिरछी, जो तिरछी होगी वो ये होगी, तो तिरछी लंबाई होगी, जिसको L से लिखते हैं, और शंकु की ऊंचाई की बात की जाएगी तो ये ऊंचाई होगी वो H होगी, और ये क्या होगी, त्रिज्या, तो L का सूत्र बनता है यहाँ से। अब वो सूत्र कैसे बनता है हम तो डायरेक्ट लिखा देंगे और याद हो जाएगा, देखेंगे कैसे बनता है। ये केंद्र है, तो निश्चित तौर पर ये केंद्र है, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितने का कोण बनेगा, ये त्रिज्या है ना, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बात की जाएगी 90 डिग्री का कोण बनेगा तो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो 90 के जब सामने क्या होता है, कर्ण, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है ना, तो इधर वर्ग लगाए तो उधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल, क्या लग जाएगा, वर्गमूल। इसीलिए मैं सूत्र में सबसे पहले यही लिखूंगा, शंकु की तिर्यक लंबाई, आप भी लिखें, शंकु की तिर्यक लंबाई या तिरछी लंबाई, जिसको L से लिख रहे हैं, और L का मान होगा अंडर में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R H, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये लिखें सूत्र। देखिए अब ये समझें वक्र संपूर्ण कैसे हुआ। अरे बातें नहीं, वक्र संपूर्ण कैसे हुआ। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। संपूर्ण करना है तो नीचे के आधार का क्षेत्रफल जुड़ेगा, और आधार कैसा है, वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच। क्या कॉमन आ सकता है, पाई आर क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर। क्या बचेगा यहाँ से, एल, अरे सॉरी आधार का पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई आर कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, एल, और यहाँ से क्या बचेगा, तभी तो लिखा है पाई आर, आर प्लस एल का है या एल प्लस आर का है। ठीक है। अच्छा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर काय का होता है, बेलन का। पाई आर स्क्वायर एच काय का होता है, बेलन का। तो मैं कह सकता हूं, देखिए पुनः सुनेंगे गौर से पूरी बात। पाई आर स्क्वायर एच होता है वो बेलन का होता है, बेलन का आयतन। तो कोई शंकु बेलन से निकाला जाए, यानी कोई बेलन है, बेलन में से शंकु काट के बाहर निकाला जाए, तो जो काट के बाहर निकाला गया है वो कितना हिस्सा निकाला गया है, 1/3। नहीं आई बात समझ में, पुनः सुनेंगे। बेलन है, कोई बेलन है, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब उस बेलन में से, अब देखो ये बेलन है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें से बड़े से बड़ा शंकु काटने की कोशिश की। ठीक है, शंकु को काटने की कोशिश की और काटा, और इसको क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालेंगे तो इसका आयतन बेलन के आयतन का कितना होगा, 1/3 होगा। कितना होगा, 1/3। तभी तो लिखा है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब वो काय के रह गए, गोले के, गोले के और लगे। याद होने चाहिए, तभी प्रश्नावली को पढ़ने में मजा आएगा, है ना। अब याद करेंगे घर जाके, नहीं है तो परेशान क्यों हो रहा है। देखो भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। और सूत्र ढंग से याद होने चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान कॉपी जांची तो पाया कि सूत्र गलत लिख रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। यदि शायद उनका सूत्र सही होता तो पूरा प्रश्न सही होता। सूत्र ही गलत लिख रहे हैं, तो फिर देखिए सूत्र ही गलत लिख रहे हैं, फिर चेक करने वाला क्या करेगा, अरे सूत्र ही गलत, क्या चेक करे उसको, समझ में आ रही बात। इसलिए सूत्र कंठस्थ याद होने चाहिए, है ना। लिख लिख के याद करो, कैसे भी याद करो, याद होने चाहिए। ठीक है। सूत्र ही गलत लिखा है तो फिर कॉपी प्रश्न को आगे चेक करने का मन करेगा, नहीं करेगा। 4 पाई आर उसके नहीं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। आगे लिखो, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन
2/3 पाई आर क्यूब। लिखो, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए, अच्छा अब मैं बात करूंगा आपसे कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण क्या होगा? माने यहाँ एक ही लिखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र की और संपूर्ण की बात की जाए तो कैसे कैसे होंगे फिर बताओ। जी बिल्कुल, गोले का वक्र पृष्ठीय बनेगा ही नहीं। गोला कल्पना करो, गोला गेंद है ना। कुछ विद्यार्थी गोला की बात करते हैं तो वृत्त को समझते हैं। ध्यान रखना, वृत्त और गोले में अंतर होता है। वृत्त का मतलब, हाँ शाबाश, चूड़ी। तेरे को नजर चूड़ी ही आएंगी, ठीक है ना। क्या होगा? चूड़ी। और गोले की बात की जाए तो गेंद। अब गेंद का वक्र क्या बनेगा? नहीं बन सकता है, वो तो सभी ओर से एक जैसी होगी, है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब रुको, अर्धगोला काट देंगे, बराबर बराबर आधा कर देंगे तो क्या बनेगा? वो अर्धगोला। अच्छा, अर्धगोले का देखिए बात है, अर्धगोला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आधा करना है तो 2 का क्या दे देंगे? कट जाएगा। कितनी बार? 2 बार, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर है। अब अर्धगोले का वक्र है, इसमें ऊपर का जो भाग है वो शामिल नहीं है। समझ में आ रही बात? अर्धगोले का ये वक्र 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और संपूर्ण करना होगा तो इसका ये जो ऊपर का जो भाग होगा, या मैं कहूँ आप कल्पना कीजिए गोले को काट रहे हैं, गेंद को काट रहे हैं, काट दी बराबर बराबर 2 हिस्सों में तो वक्र रह जाएगा। अब मैं इसको ऊपर का जो ढक्कन सा बनेगा, खुला स्थान बनेगा, इसको ढक दूं तो क्या हो जाएगा? ये संपूर्ण। क्या हो जाएगा? संपूर्ण। तो ये क्या है? वृत्त है। देखो 2 पाई आर स्क्वायर था, अब ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल भी जुड़ेगा, फिर संपूर्ण निकालेंगे तो। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई? और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब था। आधा करना है, क्या करना है? आधा। तो 2 का क्या देंगे? तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। बात समझ में आई? गोले की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? केवल गोले में त्रिज्या होंगी, लेकिन वो कितनी बातें होंगी? 3 तरह से नाप तो सकते हैं। हाँ आपने सही कहा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कहाँ है? एक ऐसे नाप सकते हैं, एक ऐसे नाप सकते हैं, और एक ऐसे नाप सकते हैं। तो कई बात 3 ही है ना। नाप में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, बेलन में 3 का होती हैं, लेकिन माप तो उनको 3 तरह से रख सकते हैं ना, 3 दिशाओं में माप सकते हैं। तो क्या कहलाएगा? वो ठोस कहलाएगा। बात समझ में आई? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, इन प्रश्नावली के सवालों को हल करते समय विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। सवाल सही किया है, उत्तर सही निकाला है, लेकिन उनकी इकाई नहीं लिख रहे हैं। और ध्यान रखना, इकाई लिखना बेहद जरूरी है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होगी। क्या होगी? वर्ग इकाई का मतलब, या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई, और आयतन की इकाई की बात की जाएगी तो घन इकाई। क्या होगी? यदि भुजा सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर में दी हुई है तो मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई? ये कॉपी चेक करते समय कई विद्यार्थियों की गलतियां पाई जाती हैं, फिर उनके नंबर कटते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो इतने का पेपर हल करके आए, पेपर में नंबर कम इतने क्यों मिले? इसका मुख्य कारण यही है ना, कि छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। इकाई लिखने का आधा नंबर होता है, जिसने इकाई नहीं लिखी है वो आधा नंबर कट जाएगा। अब कोई कहेगा मैं तो इकाई लिख के आया, सवाल किया नहीं, नंबर मिलेगा नहीं। लेकिन सवाल करने के बाद नहीं लिख के आए तो कट जरूर जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने सुना कि क्षेत्रफल की इकाई है वो सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। आयतन की इकाई को सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर में होगा तो मीटर क्यूब लिखेंगे। ऐसा क्यों? कौन बताएगा?
ऐसा जो दिमाग में विचार तो आना चाहिए कि हमने कहा कि क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में तो मीटर स्क्वायर, और आयतन ज्ञात कर रहे हैं किसी भी बात का, किसी भी ठोस का, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर में तो। ऐसा क्यों? कोई तो कारण रहा होगा कि ऐसे थोड़ी है कि मेरे मन में आए जो मैं बोल दूं, आपके मन में आए जो आप कल बोलोगे, फिर रोड हो जाएगी ना। हाँ, क्या होता है कारण, कौन बताएगा? जी बोलिए। क्या क्षेत्रफल में 2 इकाई में गुणा होता है? जी बिल्कुल, ये रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आयतन में 3 इकाई में गुणा होता है तो सुना सभी ने? पीछे वाले खड़े हो जाओ आप। हाँ खड़े हो जा, खड़ा हो जा साहब, खड़ा हो जा। अभी हाल इन भैया जी ने बोला, क्या बोला? फिर कहाँ से सीख जाओगे? तेरे पे खुद नहीं आ रहा है, दूसरा बोल रहा है, कम से कम उसको तो सुन। बैठ जा। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 2 इकाइयों का गुणा होता है, इसीलिए 2 का गुणा होगा तो स्क्वायर होगा, और आयतन ज्ञात करते हैं तो 3 इकाइयों का गुणा होता है। नहीं आई बात समझ में? हाँ, जो विद्यार्थी मेरे से 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, मैंने उनको अच्छी तरीके से बताया था। हैं? हाँ जी, देखो एक प्रैक्टिकली करके बताते हैं। चलो इधर देखो, ये आयत है कोई, ठीक है? आयत की मैं कहूँ ये लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, और क्या ज्ञात करना है? आयत का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? आयत का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 10 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। गौर से समझना, लंबाई कितनी है? 10 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? और 10 दाई कितना हो जाएगा? 30, और मीटर का मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? अभी हाल सही बोला ना इन्होंने कि आयतन क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 2 इकाइयों का गुणा होता है। कैसे भी करके हो रहा होगा। पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं, वृत्त का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो पाई आर, तो आर कितनी हो गई? वो तो 2 बातों का गुणा हो रहा है, तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? ऐसे ही बात की जाए, कोई घन है और जिसका आयतन ज्ञात करना है मुझे, तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? एल क्यूब। माना घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तब इनका घन हो रहा है, तो सेंटीमीटर का भी क्या होगा? 5 25 25 पंजे 125 सेंटीमीटर का, सही। हाँ, 3 है तो कितनी हो जाएंगी? 3। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 2 इकाइयों का गुणा हो रहा होगा, इसीलिए तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा मीटर स्क्वायर, और आयतन ज्ञात करेंगे तो 3 इकाइयों का गुणा हो रहा होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब अथवा मीटर क्यूब। बात समझ में आई क्या? ठीक। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिलता है। अच्छा, अरे तुम लट्टू क्यों हो रहे हो? उसको मिला है, ठीक है, जिस पर रंग नहीं किया गया है। बातें नहीं करेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जिस पर रंग नहीं किया गया है वह इस पर मोमियो रंग से रंग कराना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, लट्टू है शंकु के आकार का है और इसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 सेंटीमीटर का है, और इसका जो व्यास है वो कितने का है? 3.5 सेंटीमीटर का है। उसके द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात। देखिए सबसे पहले तो ये क्या दिया है? व्यास। ध्यान रखना, जो शंकु का व्यास है वही अर्धगोले का व्यास है ना। तो मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से, आप लिखेंगे नहीं, अब इधर देखेंगे। शंकु का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास। कल को दिक्कत ना आए इसलिए लिख लिया है मैंने, अर्धगोले का व्यास कितना है? 3.5 सेंटीमीटर ये व्यास है। यदि बात त्रिज्या की जाए तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए
शंकु की बात करूं मैं पहले, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ? वक्र। तो क्या होता है? पाई आर एल। आर तो क्लियर हो गया, कई की आवश्यकता है वो एल की। ध्यान रखना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें अथवा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, हमें तिर्यक लंबाई की आवश्यकता होगी, एल की आवश्यकता होगी। तो पहले क्या करना होगा? एल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एल। तो एल ज्ञात करेंगे तो मैं शंकु की ऊंचाई की बात करूं तो शंकु की ऊंचाई यही तो होगी, ठीक है। अब शंकु की ऊंचाई ये मान कितना हो रहा है, ये देखने वाली बात है। अब देखो पूरा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक कौन कितनी होगी दूरी, कौन बताएगा? ये दूरी जो मैं अभी आज जो गोले में बना रहा हूँ, दूसरे कलर से बना के दिखाऊं तब आपकी समझ में आएगी। ये दूरी कितनी की होगी बताओ? 2.5। ये दूरी ये होगी त्रिज्या के बराबर। क्या के बराबर होगी? क्योंकि ये अर्धगोले का क्या होगा? केंद्र, और केंद्र से पृथ्वी तक की दूरी त्रिज्या। ये कितनी होगी? 3.5/2 अथवा इसका क्या चले इसमें भाग, तो कितना हो जाएगा? 1.75। देख लेना, 1 2 1 कम 2 1 बचेगा 15 7 2 5, ठीक है, 1.75 सेंटीमीटर। तो मैं शंकु की ऊंचाई की बात करूं, शंकु की ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई? ऊंचाई भाई ऊंचाई एच भाई, है ना। टोटल कितनी है? ये 5। 5 में से ये इतनी ऊंचाई 1.75 तो काई की है? अर्धगोले की है। इसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे 1.75। तो कितना बचेगा? 3.25 बचेगा। 2 5 और 7 5 मिलके 1 होगा, तो 4 4 और 1 5। तो शंकु की ऊंचाई होगी 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे शंकु की तिर्यक लंबाई। इधर से देखो, शंकु की तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई। तो शंकु की तिर्यक लंबाई एल बराबर क्या होता है? अंडर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिएगा एल बराबर वर्गमूल में आर का मान कितना है हमारे पास? 1.75 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है? 3.25 का। भाई वर्ग करो जल्दी से। जी बिल्कुल, 1.75 का, और कचुए सही तो आ गई। हाँ, एक विद्यार्थी 1.75 का करो और एक विद्यार्थी 3.25 का करें। देखिए 1.75 का वर्ग किया तो 3.0625 प्लस 3, शुरू तो समझा, शुरू तो समझ ले। देखिए शंकु का व्यास और अर्धगोले का व्यास एक ही है, क्योंकि शंकु के ऊपर ही अर्धगोला अध्यारोपित किया गया है, ठीक है। तो व्यास 3.5 है, तो त्रिज्या 3.5/2, 2 का भाग देंगे तो 1.75 हो जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई देखी जाएगी, पूरी लंबाई है 5। 5 में से ये भाग घट जाएगा, ये काय का है? अर्धगोले का, और ये भाग कितना हुआ? त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या कितनी है? 1.75। तो 5 में से 1.75 को उठाएंगे तो 3.25 बचेगा। अब तिर्यक लंबाई एल बराबर सूत्र होता है अंडर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना है? 1.75 और एच का मान कितना है? 3.25। इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। हाँ रुको देखिए 1.75 का वर्ग 3.0625 प्लस 3.25 का वर्ग 3 का हो जाएगा 10.5625। इनको जोड़ा हमने तो 13.625, वर्गमूल ज्ञात किया तो इतना सा आ रहा था, है ना। अब देखो ये 3.6912 नहीं, इसको पूरा क्या कर दिया है? 7। क्या कर दिया है? 7। अब देखिएगा हमें क्या याद करना है? खिलौने का क्षेत्रफल। इधर समझो, खिलौने का क्षेत्रफल। देखिए खिलौने का क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? शंकु का वक्र और अर्धगोले का वक्र, है ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, भाई देखो वक्र इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये शामिल थोड़ी होगा,
पेंट करने में रंग करना है जिस भाग पर, तो ये शामिल नहीं हुआ, केवल यहाँ किया जाएगा और यहाँ किया जाएगा। तो शंकु का वक्र प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर, उसका यार क्या होगा, 2 पाई आर। अच्छा देखिए जाए क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर। अरे इधर देखो क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर। पाई आर कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ से, एल, क्या बचेगा, और यहाँ से 2 पाई आर बाहर गया, क्या बचेगा, आ। बात समझ में आया ना। हल करने का तरीका थोड़ा इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा एल, यहाँ 2 बच रहा है, पाई आर स्क्वायर में से 1 आर बाहर है, तो क्या बचेगा, 1 आर। तो पाई का मान रखा जाए 22/7, आर का मान यहाँ कितना लिखें, 1.75, या फिर ये लिख लें 35/3.5, कट पिट जाएगी। चलो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एल का मान कितना आया था, 3.7 प्लस 2 इंटू आर का मान कितना है, 1.75। अब देखो कट जाएगी, काटे ये पार्ट उठ के 0 पॉइंट लग जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 7 35, 0.25 बार कट जाएगा। अब देखिएगा अभी 22 इंटू 0.25 पोस्ट आगे हल करेंगे तो 3.7 प्लस 1.75 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.5, कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, सही है। अब देखो इसका इससे गुणा कर लें तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, 2, 1 और 1 2 अंक बाद, पॉइंट के बाद 0 कोई अर्थ नहीं है, तो कितना हो गया ये 5.5। कोष्टक हटाएंगे, गुणा का चिन्ह, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, और 3 और 3 6 1 7, है ना। इनका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, गुणा करके वही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। क्या कितना आ रहा है गुणा करके देखो, 39.6 सेंटीमीटर उसके यार, समझ में आई बात। तो लिखो समझ में आया। तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आज के लिए।